हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर नाइन्थ और फिजिक्स का चैप्टर 2 भी बोला जा सकता है, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स देंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लास्ट तक अगर इसको देखते हो इस वीडियो को तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा और जो जो एग्जाम्पल आज मैं देने वाला हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। चलो फोर्स के बारे में पहले पढ़ते हैं। फोर्स क्या होता है? सपोज करो तुम्हारे घर में कि ये अलमीरा है और तुम यहाँ पे हो, तुम्हारा नाम ए है और तुम्हारा भाई का नाम बी है और भाई इधर है। तुम पुल कर रहे हो और तुम्हारा भाई पुश कर रहा है इस अलमीरा को। जाहिर सा बात है तुम लोग एफर्ट दे रहे हो, यानी कि कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एफर्ट दे रहे हो, जिस एफर्ट की वजह से ये अलमीरा क्या करेगा, मूव होगा। यानी कि पहले वो किस कंडीशन में था, पहले वो रेस्ट में था, अब किस कंडीशन में आया, मूव हुआ या फिर मोशन हुआ। रेस्ट से मूव किया गया जब तुम लोग एक्सटर्नल एफर्ट देते हो, पुश करते हो या पुल करते हो। बात बताओ, जब मूव होगा तो वेलोसिटी तो होगा ही होगा। अगर वेलोसिटी क्रिएट होता है डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी क्रिएट होगा। तो इसी को ये फोर्स का सारे क्राइटेरिया क्या कहलाता है। जैसे ये फोर्स, इट इज ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। क्यों एक्सेलरेशन हुआ? क्योंकि मूव हुआ, वेलोसिटी हुआ, वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन होगा। इन ए बॉडी ऑन व्हिच इट एक्ट, जिस बॉडी में हम फोर्स देते हैं वहीं पे एक्ट होगा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? न्यूटन से। बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। जब बॉडी में फोर्स दिया जाता है तो क्या क्या चेंजेस देखने मिलता है। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी का स्पीड बढ़ा देता है जब फोर्स दिया जाता है तो। इट कैन चेंज द डायरेक्शन मोशन ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का मोशन का डायरेक्शन चेंज कर देता है। सपोज एक बॉल ऐसे आ रहा था और ये बॉल यहाँ पे है और कोई एक बंदा यहाँ पे पैर से और एक जोर से मारा तो बॉल तो इस साइड चला जाएगा, है कि नहीं। यानी कि जो मोशन का डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी चेंज हो गया। यू कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी। सपोज करो कि एक बैलून है, ये बैलून है। अब इस बैलून को हमने हाथ से दबाया, इस साइड से हमने दबाया और इस साइड से हमने दबाया। जब हम दबाएंगे दोनों साइड से, बैलून का शेप कैसे हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये क्या होता है, शेप ऑफ द बॉडी। जब हम फोर्स देते हैं तो शेप भी चेंज हो जाता है। चलो अब नीचे बढ़ते हैं। फोर्स जनरली दो प्रकार का होता है, एक बैलेंस्ड फोर्स है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स है। क्या है डिफरेंस दोनों में, चलो बात करते हैं। अभी पहले पढ़ते हैं बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स पढ़ने के लिए पहले एक तो एग्जांपल्स आपको देखना पड़ेगा। सपोज करो कि तुम्हारे घर में एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स को तुम यहाँ पे हो, तुम्हारा नाम ए है और तुम्हारा भैया का नाम बी है। ये ए और बी दोनों फोर्स लगा रहे हैं इस बक्सा पे। तुम जो फोर्स लगा रहे हो वो 5 न्यूटन है और तुम्हारा भैया जो फोर्स लगा रहे हैं वो भी 5 न्यूटन है। यानी कि दोनों का जो फोर्स है सेम है और ऑपोजिट है। जब ऑपोजिट फोर्स और इक्वल फोर्स है तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और फाइनल आंसर कितना होगा, 0 हो जाएगा। इसी को बोला जाता है बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोला जाता है, बैलेंस्ड फोर्स। चलो बात करते हैं। व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स आर अप्लाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब बताओ ये ऑब्जेक्ट है, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स 5 न्यूटन 5 न्यूटन 5 न्यूटन 5 न्यूटन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स ऑब्जेक्ट में अप्लाइड हो रहा है फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन। अब डिफरेंट डायरेक्शन है, ये इस साइड है, ये इस साइड है, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है। सच दैट दे कैंसल आउट each other and the result will be 0। इसको बोला जाता है बैलेंस्ड फोर्स। They do not change the state of rest or motion of an object। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर बैलेंस फोर्स दिया जा रहा है तो मोशन में नहीं आएगा। अगर वो मोशन में है और बैलेंस्ड फोर्स दिया जा रहा है तो वो रेस्ट में नहीं आएगा। दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
दे मे चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हो सकता है तुम उसको फोर्स दे के दबा के उसका शेप चेंज कर दो, थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, हो सकता है मे बी, लेकिन अगर रेस्ट में है तो मूव नहीं करा सकते हो, अगर मूव में है तो रेस्ट नहीं करा सकते हो, लेकिन शेप एंड साइज चेंज किया जा सकता है बैलेंस फोर्स देके। अब आते हैं दूसरा वाला, क्या हुआ था, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल्स देने के लिए सोचो कि तुम्हारा दोस्त है, 3 दोस्त इस साइड है और 3 दोस्त इस साइड है। एक तो रस्सी ले गए, रस्सी से खिंचा खिंची खेलते हैं, वो खेलने लगे। तुम्हारा ये साइड का जो दोस्त है, ये लोग थोड़ा कमजोर पड़ गया और इन लोग ने कितना न्यूटन फोर्स दिया, 300 न्यूटन। फिर से कितना न्यूटन, 300 न्यूटन। बाकी तुम्हारा जो लेफ्ट साइड वाला दोस्त ग्रुप है, इन लोग थोड़ा मजबूत पड़ गया और इन लोग ने कितना फोर्स दिया, 400 न्यूटन। यानी कि एक साइड 300 न्यूटन, एक साइड 400 न्यूटन। ये होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। When the force applied upon object are the different magnitude 300 न्यूटन, 400 न्यूटन, ये हो गया डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो और नॉट इन ऑपोजिट डायरेक्शन सो दे आर टू बी कैंसल। अगर नॉट इन ऑपोजिट डायरेक्शन सो एज टू कैंसल, अगर कैंसल नहीं होने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन दिया जा रहा है और अनबैलेंस्ड फोर्स दिया जा रहा है, यानी कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड दिया जा रहा है, तो उसको बोला जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। दे कैन अल्टर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दे कैन अल्टर का मतलब अगर रेस्ट में है तो मोशन कर देगा, अगर मोशन में है तो रेस्ट करा देगा। दे कैन अल्टर द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दे कैन कॉज एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब वो इसका फोर्स ज्यादा है, डेफिनेटली यहां पे मूव करना शुरू करेंगे ये लोग। कंटिन्यूसली अगर ये फोर्स दिया जाएगा तो ये लोग खींच के ले आएगा इधर और मूव करेगा। जहां पे मूव होता है वहां पे वेलोसिटी होता है, और जहां पे वेलोसिटी शुरू हो गया यहां पे एक्सेलरेशन होना ही है। तो दे कॉज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्रिएट करा देंगे ऑन बैलेंस फोर्स देके। दे कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये शेप एंड साइज को भी चेंज करा देंगे। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। नोट के हिसाब से हमने लिख के आपको दिया है। चलो और एक बात पढ़ते हैं, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसका भी एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज ये तुम हो, क्या है तुम्हारा नाम, ए है, और घर में तुम्हारा एक बॉक्स है। क्या बॉक्स है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी है, अलमीरा है, और तुम इसको पुश कर रहे हो, काफी बल लगा रहे हो, काफी फोर्स लगा रहे हो, लेकिन जितना फोर्स लगा रहे हो उतना फोर्स के हिसाब से ये मूव नहीं कर रहा है। फिर से, तुम जितना फोर्स दे रहे हो उतना फोर्स के हिसाब से ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा है। क्या हुआ असुविधा, जो नहीं हुआ उतना मूव? क्योंकि ऑपोजिटली कोई दूसरा फोर्स दे रहा है, अनदेखा फोर्स, हम उसको देख नहीं पाते हैं, अदृश्य फोर्स है जो कि ऑपोजिट साइड हमको दे रहा है, और उसी ऑपोजिट साइड फोर्स को बोला जाता है फ्रिक्शन। और ये हमेशा क्रिएट होता है दोनों सरफेस के बीच में। कौन कौन सरफेस है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया तुम्हारा फ्लोर जहां पर रखा हुआ है, ठीक है, ये हो गया फ्लोर। जब इस ऑब्जेक्ट और फ्लोर का बीच में जो कांटेक्ट हो गया और तुम यहां पे पुश कर रहे हो, यानी कि पुशिंग फोर्स दे रहे हो, मूव इस साइड करना किया, तो उसी समय पे एक फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिटली एक्ट कर रहा है। इसी कारण हमको थोड़ा सा धक्का देने में असुविधा हो रहा है, थोड़ा ज्यादा फोर्स लग रहा है, और कुछ देर में जाके ये स्टॉप भी हो जा रहा है, रुक भी जा रहा है ड्यू टू दिस फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या है जानते हैं, इट इज ए फोर्स एक्सटेंडेड व्हेन टू सरफेस आर इन कंटेक्ट। व्हेन टू सरफेस, ये 1 नंबर सरफेस, और ये इसका जो नीचे वाला जो फ्लोर है, फ्लोर का 2 नंबर सरफेस। व्हेन टू सरफेस आर इन कंटेक्ट विथ ईच अदर, इट ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये फ्रिक्शन के बारे में बता रहे हैं, इट ऑलवेज एक्ट द डायरेक्शन ऑपोजिट
टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन का डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन एक्ट करता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गया होगा। अब आते हैं फास्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बता रहा है। फास्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हम बताना चाहते हैं गैलीलियो ने एक ऑब्जर्वेशन किया। गैलीलियो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे। वो एक ऑब्जर्वेशन किए और ऑब्जर्वेशन करके एक स्टेटमेंट हमको दिए। ठीक है, वो ऑब्जर्व जो किए एक इंक्लाइंड प्लेन को लेके किए। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? तुम्हारा घर में गाड़ी उठाने वाला जो स्लोप होता है घर में, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। ये फोटो देख सकते हो, ये जो नीचे वाला होता है ये स्ट्रेट लाइन है, इसको बोलते हैं फ्लैट प्लेन। क्या बोलते हैं? फ्लैट प्लेन। और ये टेढ़ा है, कुछ एंगल है, फ्लैट प्लेन के साथ कुछ एंगल है। सपोज ये कुछ भी एंगल है, हमको नहीं पता, उसको थीटा ले लिया, तो ये जो ऊपर वाला ये जो प्लेट रहा, जो प्लेन रहा, इसको बोला जाता है इंक्लाइंड प्लेन। क्या बोलते हैं? इंक्लाइंड प्लेन। तो गैलीलियो ने ही ऑब्जर्व द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इस इंक्लाइंड प्लेन में एक ऑब्जर्व किया एक मोशन का। ठीक है, क्या मोशन कैसे ऑब्जर्व किए? व्हेन ए मार्बल इज रोल डाउन, जब एक मार्बल होता है ना, मार्बल एक कांच का गोली होता है जिसको हम खेलते हैं बच्चा लोग, वो मार्बल। व्हेन ए मार्बल इज रोल डाउन इन एन इंक्लाइंड प्लेन, इस इंक्लाइंड प्लेन में जब रोल किया जाएगा, जब ऊपर से छोड़ा जाएगा, इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, उस बॉल का वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। अगर ऊपर में मान लो कि जो 2 मीटर पर सेकेंड है, नीचे आते आते हो जाएगा 2+, यानी कि बढ़ जाएगा मीटर पर सेकेंड। कितना बढ़ेगा वो कैलकुलेशन बाद में किया जाएगा, लेकिन 2 से ज्यादा होगा ये हमको बताए ऑब्जर्व करके। और कुछ आर्गुमेंट्स किए, यानी कि वो झगड़ा तो होता नहीं है, आर्गुमेंट्स यानी कि हमको कुछ स्टेटमेंट्स दिए। क्या वो स्टेटमेंट्स दिए वो हर चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा चीज इसको मिटा देता हूं ताकि क्लियर दिखाई दे, बढ़िया से मैं समझा पाऊं हर चीज। वेरी गुड। अब आते हैं वो क्या ऑब्जर्व, क्या दिए हमको स्टेटमेंट आर्गुमेंट में। व्हेन ए मार्बल इज रोल डाउन फ्रॉम द लेफ्ट, ये हो गया लेफ्ट साइड। ठीक है, अब ये हो गया राइट साइड। यहां पे एक ठो इंक्लाइंड प्लेन है और इधर भी एक तो राइट साइड में भी एक तो इंक्लाइंड प्लेन है। व्हेन ए मार्बल इज रोल डाउन फ्रॉम लेफ्ट, जब एक मार्बल रोल डाउन हुआ लेफ्ट से, इट विल गोज ऑफ टू द ऑपोजिट साइड, ये ऑपोजिट साइड में ऑफ हो गया और ऑपोजिट साइड में ऊपर उठेगा। यानी कि जब नीचे से आएगा उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, उस बढ़ा हुआ वेलोसिटी के कारण ये फिर ऊपर उठ जाएगा। और कितना ऊपर उठेगा? जितना हाइट से छोड़ा गया था उतना हाइट ये भी उठ जाएगा। फिर से, जितना हाइट से छोड़ा गया था मार्बल, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते फिर मार्बल उठेगा और उतना हाइट उठ जाएगा जितना हाइट से छोड़ा गया था। व्हेन ए मार्बल इज रोल डाउन फ्रॉम द लेफ्ट, जब लेफ्ट से एक मार्बल रोल डाउन हुआ नीचे, इट गोज ऑफ ऑन द ऑपोजिट साइड, ये गोज ऑफ हुआ ऑपोजिट साइड टू द सेम हाइट एट व्हिच इज ड्रॉप डाउन, जिस हाइट से ड्रॉप डाउन हुआ था उतना हाइट उठ जाएगा। ठीक है, फिर से, जितना हाइट से वो नीचे आया था उतना हाइट वो ऊपर उठ जाएगा। ये गैलीलियो ने पहला बोला। दूसरा बात भी बोले, क्या बोले? इफ द इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन इज इक्वल, अगर इंक्लिनेशन प्लेन अगर इक्वल है, मान लो कि जी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मान लो सेम है, द मार्बल वुड ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस व्हाइल क्लाइंब ऑफ एस ट्रैवल व्हाइल रोलिंग डाउन। यानी कि जब वो रोलर को ऊपर से छोड़ेंगे, नीचे आने तक जितना डिस्टेंस कवर करेगा, सपोज 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, गैलीलियो बोल रहे हैं, फिर आते ही नीचे से ऊपर फिर 10 मीटर वो मूव कर लेगा,
अगर वो 20 मीटर नीचे आता तो 20 मीटर ऊपर उड़ जाता, अगर 30 मीटर नीचे आता तो 30 मीटर ऊपर उड़ जाता। यानी कि इक्वल डिस्टेंस वो क्लाइंब करता जितना डिस्टेंस वो रोल डाउन हुआ है। If the inclination of plane is equal, the marble would travel equal distance. The marble would travel equal distance while climb of edge traveled while rolling down. जितना वो डाउन हुआ है उतना वो उठेगा। चलो और एक चीज बताएं, क्या बोले, इफ यू डिक्रीज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द राइट प्लेन, अगर हम इस राइट प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी कि मान लो यहां पे 30 डिग्री था, फिर से सपोज करो कि 30 डिग्री था, तो हमने सपोज हम इसको डिक्रीज करके 20 डिग्री कर दिए। कितना किए, डिक्रीज किया, और डिक्रीज करके सपोज इसको मैंने 20 डिग्री कर देता हूं। If we decrease the angle of inclination of the right plane, अगर हम इसको कम कर देते हैं ये डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन को, the marble would travel further until it reach to its original height। अगर यहां से हम मार्बल छोड़ा, कितना हाइट में छोड़ा इसको हम मेजर कर लेते हैं, 10 मीटर ऊपर छोड़ा, 10 मीटर, 1 मीटर से ऊपर छोड़ा, कुछ भी तो एक हाइट होगा, मीटर में ही काउंट होगा हाइट। जितना हाइट ऊपर से हमने छोड़ा नीचे आया, अगर हम इंक्लिनेशन कम कर देते हैं फिर भी वो मार्बल उतना हाइट ही उठ जाएगा, ये बोल रहे हैं गैलीलियो। इफ वी डिक्रीज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द राइट प्लेन, अगर हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को डिक्रीज कर देते हैं इन द राइट प्लेन में, द मार्बल वुड ट्रैवल फर्दर अंटिल इट रीच इट्स ओरिजिनल हाइट। इस ओरिजिनल हाइट उठने तक फिर से वो मूव करेगा राइट साइड में। ठीक है, और एक स्टेटमेंट बताए, क्या बताए, इफ द राइट प्लेन इज मेड फ्लैट, ये राइट साइड है, इस राइट साइड में हमने अभी फ्लैट कर दिया। यहां पे देखो इंक्लाइन प्लेन अभी नहीं रखा, इसको हटा दिया, अब सिंपल सा बात है, फ्लैट रह गया। इफ द राइट प्लेन इज मेड फ्लैट, द मार्बल वुड ट्रैवल फॉरएवर, वो मार्बल चलता ही रहेगा। जब मार्बल ऊपर से छोड़ देंगे तो यहां पर राइट प्लेन जो है वो फ्लैट हो गया है, तो ये मार्बल चलता ही रहेगा, वुड ट्रैवल फॉरएवर टू अचीव द सेम हाइट। ये सेम हाइट उठने के लिए वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ये गैलीलियो ने एक बात बताई। गैलीलियो का इंटरफेरेंस में क्या बोले, वी नीड एन अनबैलेंस फोर्स टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल। इस मार्बल को मोशन को चेंज करने के लिए हमको अनबैलेंस फोर्स चाहिए। वी नीड एन अनबैलेंस फोर्स टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल, बट नो फोर्स इज रिक्वायर्ड when the marble is moving uniformly। अगर मूविंग यूनिफॉर्मली वो जा रहा है तो कोई फोर्स दरकार नहीं है और देने का, मगर उसको अगर फोर्स उसका जो मोशन है, मोशन को चेंज करना चाहते हो तो तुमको अनबैलेंस्ड फोर्स देना पड़ेगा। द ऑब्जेक्ट एट द कांस्टेंट स्पीड, इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं द ऑब्जेक्ट मूव एट ए कांस्टेंट स्पीड इफ नो फोर्स एक्ट अपॉन देम। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा कॉन्स्टेंटली इफ नो फोर्स एक्ट ऑन देम। अगर कोई फोर्स नहीं दिया जाता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट वो वैसे ही मूव करता रहेगा। ये इंटरफेरेंस कर दिए गैलीलियो। उसी का अनुसार बेस्ड ऑन दिस गैलीलियोस आइडिया, न्यूटन्स प्रेजेंट ऑन 3 लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने बनाए हैं, न्यूटन प्रेजेंटेड द 3 लॉज ऑफ मोशन बेस्ड ऑन गैलीलियोस आइडिया। गैलीलियोस को आइडिया को लेके न्यूटन ने 3 लॉज बताए, और एक लॉज हम पहले पढ़ेंगे जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या होता है ये चीज, चलो एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। घर में तुम्हारा एक ग्लास होगा, सबका घर में होता है, पानी पिया करते हैं हम। इस ग्लास को लाना है और इस ग्लास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड रखना है। पोस्ट कार्ड सबका घर में होता है, नहीं होगा तो मार्केट से, पोस्ट ऑफिस से खरीद के ला सकते हो, 1 रुपया लगेगा। पोस्ट कार्ड रखोगे और वो पोस्ट कार्ड का ऊपर एक कॉइन रख दोगे, ठीक है।
अब ये जो कॉइन है अभी किस स्टेट में है? रेस्ट स्टेट में है। हम इस रेस्ट से मूव करना चाहते हैं। किसको? कॉइन को। कॉइन है रेस्ट स्टेट में। अब इस रेस्ट स्टेट से हमको मूव स्टेट तक कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे तब मूव होगा? जाहिर सा बात है, जब इस जो पोस्ट कार्ड है, इस पोस्ट कार्ड को जब हम हटा देंगे तो नीचे गिर जाएगा और रेस्ट से मोशन हो जाएगा। लेकिन पोस्ट कार्ड तब हटेगा जब हम बाहरी एक फोर्स देंगे, हम एक्सटर्नल एफर्ट देंगे, एक्सटर्नल फोर्स देंगे, तब जाके वो रेस्ट से मूव होगा। वैसे ही सोचो, और एक एग्जांपल्स लेते हैं। एक फुटबॉल है, फील्ड में ऐसे ही रखा हुआ था, रेस्ट था, और इस रेस्ट से हमको मूव कराना है। सपोज ये मूव कराना है। किस कंडीशन में मूव होगा? जब हम एक किक देंगे, किक यानी कि एक्सटर्नल फोर्स देंगे। जब हम फोर्स देंगे तब जाकर रेस्ट से मूव होगा। अब सोचो कि वो बॉल अभी मूव हो रहा है। इस मूव को फिर से रेस्ट लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? और एक फोर्स देना पड़ेगा। ये जो जाली लगाते हैं, जो नेट लगाते हैं, ये नेट क्या करता है? स्टॉप कर देता है। यानी कि ये भी एक फोर्स देता है, और इसी फोर्स के वजह से ये मूव अगेन आ जाता है रेस्ट कंडीशन में। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं, कोई भी रेस्ट को मूव कराने के लिए या कोई मूव को रेस्ट कराने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ही चाहिए, ये बोल सकते हैं। तो ये चीज ने फर्स्ट लॉ में हमको बता दिए। वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली ऑन ए स्ट्रेट पाथ और इन ए रेस्ट। हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में और रेस्ट में है। इट्स स्टेट कुड नॉट बी चेंज्ड। उसका जो स्टेट है, चाहे रेस्ट हो या मोशन हो, कुड नॉट बी चेंज्ड until and unless an external force is applied onto it। जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाइड होता है तब तक, चाहे वो रेस्ट में है या मोशन में है, उसका स्टेट चेंज नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गया? चलो, hence we can say that object oppose the change in their state। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट नहीं चाहता कि हम खुद में चेंज हो जाए। यानी कि हम रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहें भाई, हम मोशन में है तो मोशन में रहें भाई, हमको चेंज होना ही नहीं है। हम चेंज वो नहीं होता इसीलिए हम किक करते हैं, तब जाके चेंज होता है। वो चेंज नहीं होना चाहता है, रेस्ट में ही रहना चाहता है, इसीलिए हम उसको किक करते हैं ताकि तुम मोशन में जा। वो मोशन में जो है वो मोशन में रहना चाहता है, इसीलिए हम एक तो स्टॉप करने के लिए और एक फोर्स देते हैं। तो ये भी हम बोल सकते हैं, वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट्स अपोज ए चेंज इन देयर स्टेट। हर ऑब्जेक्ट अपोज करता है चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। चाहे मोशन में है तो रेस्ट नहीं आना चाहता है, रेस्ट में है तो मोशन आना नहीं चाहता है। दिस टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट is remain in the state of rest or keep moving uniformly is called inertia। इसी टेंडेंसी को, ये टेंडेंसी जो तुम्हारा किसी भी ऑब्जेक्ट में है, चाहे रेस्ट है तो रेस्ट में रहना चाहता है या फिर मूविंग है तो मूव में करना चाहता है, इस टेंडेंसी को बोला जाता है इनर्शिया। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इनर्शिया का। सपोज करो कि तुम एक बाइक में, एक बस में जा रहे हो। अब बस में बैठे हुए हो, जा नहीं रहे हो, बस में बैठे हुए हो। बस अभी किस पोजीशन में है? रेस्ट में, क्योंकि गाड़ी खड़ी हुई है तो रेस्ट में है। अब ड्राइवर ने सोचा कि जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, जब वो स्टार्ट किया, थोड़ा सा आगे मूव किया, तुम लोग पीछे हो जाते हो, पीछे झुक जाते हो, नीचे गिर भी जाते हो। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि तुम जब रेस्ट में हो, तुम्हारा बॉडी नहीं चाहता है कि जब मैं मोशन में आऊं, वो अपोज करता है कि मैं नहीं जाऊंगा भाई। इस अपोज करने के कारण वो पीछे गिर जाता है। वी फॉल बैक व्हेन ए व्हीकल स्टार्ट मूविंग। हम नीचे गिर जाते हैं जब भी कोई व्हीकल स्टार्ट करता है मूव।
इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज आवर बॉडी इज इन रेस्ट स्टेट, बॉडी अपना रेस्ट स्टेट में है, एंड इज अपोज टू मोशन ऑफ द व्हीकल्स, और अपोज करता है कि जब व्हीकल्स में मोशन कंडीशन में आने के लिए, इसी कारण हम गिर जाते हैं। और एक एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज करो कि हम गाड़ी से जा रहे हैं, और गाड़ी से जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया से जा रहे हैं, अपना मोशन है, बॉडी जो है मोशन है, गाड़ी चल रही है, हमने ब्रेक दबाया, जब ब्रेक दबा देते हैं तो गाड़ी रेस्ट कंडीशन को आ जाता है, आते ही हम नीचे आगे झुक जाते हैं, आते ही रेस्ट कंडीशन में आते ही हम झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब मोशन में रहता है वो रेस्ट नहीं आना चाहता है, ऑपोज करता है, इसी कारण वो आगे झुक जाता है। ये बोलता है कि जब मत जा मत जा, मत रेस्ट हो मत रेस्ट हो, इसी कारण वो रुक झुक जाता है। वी फॉल फॉरवर्ड व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड, जब ब्रेक अप्लाई होता है तो हम फॉरवर्ड आ जाते हैं इन ए कार, बिकॉज आवर बॉडी अपोज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन टू रेस्ट, मोशन से रेस्ट को अपोज करता है, इसीलिए हम फॉरवर्ड आ जाते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल्स लेते हैं, इनर्शिया एंड मास के बारे में पढ़ते हैं। क्या रिलेशन है कि इनर्शिया एंड मास का बीच में, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मुझे होपफुली हम है कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। ठीक है, सारे एग्जांपल्स को आप खुद में एनालाइज करो, सोचो कि मैं बस में बैठा हूँ, सपोज मैं कार चला रहा हूँ, ऐसा सोचोगे तो क्या होगा मेरे साथ जब मैं ब्रेक लगाऊंगा, जब ऐसा इमेजिन करोगे अपने आप में तो फिजिक्स पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। चलो, इनर्शिया ऑफ मास को पढ़ने के लिए और एक एग्जांपल्स लेता हूँ। हमने ऐसा एक स्टैंड लिया, जिस स्टैंड में दो बाल्टी को लटकाया, एक बाल्टी एम्प्टी है, ये पूरा एम्प्टी है, और ये फुल ऑफ सैंड है, ये सैंड ऑफ फुल ऑफ सैंड है। अब तुम आए यहाँ पे, तुम इधर आए, तुम्हारा नाम जो भी है भाई, ए है बी है, तुम्हारा नाम मान लो ए है, तुम आके यहाँ पे इसको भी धक्का दिए एक बार और इसको भी धक्का दिए एक बार, इसका नाम ये हो गया तुम्हारा सपोज 1 है और ये हो गया 2। किसको ज्यादा एनर्जी देना, किसको ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, 1 नंबर को या 2 नंबर को? फिर से बता रहे हैं, तुम आए, एक बाल्टी है, बाल्टी अभी एम्प्टी है और ये बाल्टी फुल ऑफ सैंड है, ये बाल्टी का नाम 1 दे दिया और इस बाल्टी का नाम दे दिया मैंने 2। तुमको फोर्स देना है, फोर्स देके इसको थोड़ा सा रेस्ट कंडीशन से मोशन में लाना है। अभी किस कंडीशन में है? रेस्ट में है। किस कंडीशन में लाना है? मोशन कंडीशन में लाना है। रेस्ट से मोशन लाने के लिए बताओ कि ये ज्यादा फोर्स 1 में देना पड़ेगा या 2 में देना पड़ेगा? ऑब्वियसली सब आप लोग बोल रहे हो कि ये 2 में देने पड़ेगा। क्यों 2 में देना पड़ेगा? अब ये तो नहीं बता पा रहे हो, मैं बता दे रहा हूं क्यों। क्योंकि 1 का जो मास है वो लेस देन मास ऑफ 2 है, यानी कि इसका मास जो है मोर है और ये जो है ये लेस मास है, इसका जो मास है ये लेस है। जो लेस मास है उसको मोशन करना या मोशन से रेस्ट करना काफी इजी होता है, लेकिन जिसका मास ज्यादा होता है उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन करना या मोशन से रेस्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो इनर्शिया ऑन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स मास, ये बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंड अपॉन इट्स मास, मास का ऊपर डिपेंड करता है। लाइटर ऑब्जेक्ट हैव लेस इनर्शिया, क्योंकि हम बहुत कम फोर्स में उसको मूव करा पाए, तो लाइटर ऑब्जेक्ट हैव लेस इनर्शिया, दैट इज दे कैन इजीली चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ये स्टेट चेंज कर सकते हैं इजीली। हेवियर ऑब्जेक्ट हैव लार्ज इनर्शिया एंड देयरफॉर दे शो मोर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब है अपोज, रेजिस्टेंस को अपोज भी हम बोल सकते हैं। हेवियर ऑब्जेक्ट कैन लार्ज इनर्शिया, उसमें लार्ज इनर्शिया होता है, एंड देयरफॉर दे शो मोर रेजिस्टेंस, वो ज्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं। Hence, mass is called the measure of an inertia of the object. तो इसीलिए हम बोल सकते हैं mass is called the measure of the inertia of an object. फिर इसके बाद ये हम बोल सकते हैं it is easier for a person to push a bucket that is empty rather than the one that is the field of sand. जब empty है उसको बहुत कम फोर्स में इसको मूव किया जा सकता है, लेकिन जिसमें sand है उसमें नहीं किया जाता है।
दिस इज बिकॉज द मास ऑफ एम्प्टी बकेट इज लेस देन दैट द बकेट फिल्ड विथ सैंड। इसका जो मास है लेस है एज कंपेयर टू द फील्ड फुल ऑफ सैंड है। काफी अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे हो। अब हम पढ़ेंगे द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। पहला लॉ खत्म हो गया, अब जो पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आज पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले एक एग्जांपल्स लेता हूं मैं पहले, ठीक है। इस एग्जांपल्स में मैंने एक बस लिया। सपोज करो ये एक बस है, ठीक है, और आगे और एक बस जा रहा है, यहां पे और एक बस है, ठीक है। इस बस का जो वेलोसिटी है, सपोज करो पहला ये वाला एक नंबर है, पहला वाला का 10 मीटर पर सेकेंड है सपोज, और ये 20 मीटर पर सेकेंड में है, और ये रास्ता एक ही रास्ता है, यानी कि यहां पे सिंगल रोड है, कोई ओवरटेक करने का कोई भी सुविधा नहीं दिया गया है। तो ये क्वेश्चंस आता है, क्या ये दोनों इंपैक्ट करेंगे, ठीक है, क्या ये दोनों इंपैक्ट करेंगे आगे जाके, ये क्वेश्चन सवाल उठता है। तब बहुतों लोगों का आंसर ये आएगा कि यस, ये दोनों इंपैक्ट करेंगे, क्योंकि इंपैक्ट जो है वेलोसिटी का ऊपर डिपेंड करता है, और इंपैक्ट जो है मास का ऊपर भी डिपेंड करता है। इंपैक्ट यानी कि दोनों में जो कॉलिजन होगा, जो टकराव होगा, वो दो चीज डिपेंड करता है, एक तो वेलोसिटी का ऊपर, एक तो मास का ऊपर। इसी का बेस्ट अनुसार ये सेकेंड लॉ लिखा गया है। द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी। किसका ऊपर डिपेंड करता है? एक मास और वेलोसिटी। इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए मूविंग बॉडी, मूविंग ऑब्जेक्ट जो भी बोल सकते हो, डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जब हम फायर करते हैं, एक छोटा सा बुलेट हाई वेलोसिटी में जाके एक पर्सन को किल कर लेता है। ए स्मॉल बुलेट फायर एट ए हाई वेलोसिटी कैन किल ए पर्सन। तो ये भी एक एग्जांपल्स होता है इम्पैक्ट का। हाई वेलोसिटी के कारण जाके इम्पैक्ट करता है और आदमी मर जाता है। अब आते हैं एक फिजिकल पार्ट्स पढ़ते हैं। मोमेंटम क्या है? ये मोमेंटम, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, ये एक बॉडी है, ठीक है, कोई भी एक कार लिया, बस मैंने ले लिया, ठीक है। अब इस बस है, ये सपोज ये बस है जिसका मास है, मास तो होगा ही होगा, मास हो गया m, ठीक है। वो मूव कर रही है, बस अगर मूव करेगी तो उसका वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, वेलोसिटी होना ही है, ठीक है। मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। जब वो मूव करेगा तो यहां पे प्रोड्यूस होगा मोमेंटम। एक मास है और वेलोसिटी है, तो प्रोड्यूस क्या होगा? मोमेंटम। और मोमेंटम को हम सिंबलाइज करते हैं p। और क्या होगा वो मोमेंटम? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको याद होगा दो क्वांटिटीज होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटीज में ओनली मैग्नीट्यूड को काउंट किया जाता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों काउंट होता है। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन कहां पे होगा? दैट इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी में जा रहा है, जिस इसका जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का, चाहे वो ईस्ट से वेस्ट अगर जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा। तो मोमेंटम के बारे में क्या बोला? इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का जिस डायरेक्शन में वो होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा, मोमेंटम का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगा। डिनोटेड बाय पी। इसको किस डिनोटेड कर, क्या डिनोटेड करते हैं? पी डिनोटेड करते हैं। और पी का जो फॉर्मूला हो गया m इंटू वी। पी इज इक्वल टू m इंटू वी। याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आगे भी आएगा। SI यूनिट इसका क्या हो गया? kg मीटर पर सेकेंड। हमेशा याद रखना
कैसे हुआ केजी मीटर पर सेकेंड? इसकी मास का यूनिट हो गया केजी और वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। ये आपको पता होगा, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। और हम इसको लिख सकते हैं केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। केजी मीटर पर सेकेंड भी बोला जाता है। Where a, और ये फॉर्मूला हमने बताया मोमेंटम का। Where m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसी बस का मास हमने लिया, बस को हमने ऑब्जेक्ट लिया था, ठीक है। मास हमने m और v जो है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी था, ये हमने पढ़ा, ठीक है। अब आते हैं और डिटेल्स पढ़ते हैं। एक मोमेंटम एक स्टेशनरी बॉडी का, स्टेशनरी बॉडी यानी कि जो रेस्ट में है। एग्जाम्पल के तौर में मैंने लिया ये कार, अभी ये रेस्ट में है। अगर इस रेस्ट में ये कार है तो इसका मोमेंटम कितना होगा? अगर क्वेश्चन पूछता है तो हम क्या करेंगे? तो मोमेंटम ऑफ द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब है रेस्ट, यानी कि जो कार है वे रेस्ट में है। लेट द मास ऑफ द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बी m, यानी कि इसका मास कितना है? m है। क्योंकि ये रेस्ट कंडीशन में है तो वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। कोई भी बॉडी जब रेस्ट में रहता है उसका वेलोसिटी 0 होता है, ये आपको पता होगा। लेट द वेलोसिटी ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बी v, v ले लिया उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को। द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैज नो वेलोसिटी, क्योंकि रेस्ट में है, रेस्ट में होगा तो कोई वेलोसिटी नहीं होगा। सो v इज इक्वल टू 0। हमने अभी पढ़ा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था? p इज इक्वल टू m इंटू वी, कुछ देर पहले अभी पढ़ा। m को m रखा, मास m था तो m ही रखा। v 0 है तो 0 के बदले में हम v के बदले में हमने 0 डाला, तो m इंटू 0 यानी कि 0 किसी के साथ भी इंटू होगा तो क्या आंसर आएगा? 0। तो हमको क्या स्टेटमेंट मिला? मोमेंटम ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज 0। क्वेश्चंस आ सकता है, मोमेंटम ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज 0, ठीक है। अब हम जो जानते हैं इसको और एक बार लिखा है। वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग एन अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन इट। किसी का वेलोसिटी चेंज किया जा सकता है जब अनबैलेंस्ड फोर्स डाला जाएगा। सिमिलरली उसी तरह मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज्ड, मोमेंटम भी चेंज हो सकता है बाय अप्लाइंग अनबैलेंस्ड फोर्स। मोमेंटम भी चेंज हो सकता है जब अनबैलेंस्ड फोर्स दिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वेलोसिटी भी चेंज होता है जब अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होता है। इसी कारण मोमेंटम भी चेंज हो सकता है अप्लाइंग अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अब आते हैं डेफिनेशंस वगैरह पढ़ते हैं, बढ़िया से डेफिनेशन पढ़ते हैं और समझते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is directly proportional to the applied unbalanced force of the object in the moving directions, ठीक है। अभी क्या है भाई, बात को समझना पड़ेगा, ये बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा। बात को समझो। सपोज ये एक बस है, ये एक बस है और उसी बस ने मूव करना शुरू किया, ठीक है। कहां से? पॉइंट ए से कहां जाएगा? पॉइंट बी, यानी कि बस आके पहुंच गया, वही बस पॉइंट बी में आके पहुंच गया। बात को ध्यान से समझो, समझ जाओगे तो पूरा एकदम बहुत अच्छा लगेगा आपको। जब ए पॉइंट में था बॉडी तो यहां पे उसका मास भी होगा, इसका वेलोसिटी भी होगा। जब यहां पे पहुंचा तो मास भी होगा, मास तो सेम होगा क्योंकि बस जो है सेम है, तो मास दोनों में सेम होगा, लेकिन वेलोसिटी जो है अलग होगा। सपोज इनिशियल वेलोसिटी उसका u1 है और वेलोसिटी अगर यहां पे v1 मैंने लिखा तो यानी कि यहां पे जो मोमेंटम होगा p इज इक्वल टू p1 इज इक्वल टू m u1 होगा, और यहां पे जो मोमेंटम होगा वो हो जाएगा सपोज p2, तो m v2 हो जाएगा।
वो क्या बोल रहे, अच्छा मोमेंटम हुआ या तुम्हारा मोशन हुआ या वेलोसिटी बढ़ा, किस कारण, जब वो एक फोर्स अप्लाइड होगा। बिना फोर्स का तो कुछ गाड़ी मूवमेंट करेगा ही नहीं। मूव कर रहा है तब जाकर वेलोसिटी है, यानी कि फोर्स दिया जा रहा है। यहां पे भी फोर्स दिया जा रहा है, कितना फोर्स दिया जा रहा है वो हमको नहीं पता, फोर्स दिया जा रहा है भाई। ठीक है, तो ये बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है P2 माइनस P1 बाई टी। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दोनों का जो चेंज है रेट अनुसार, रेट के अनुसार जो चेंजेस है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स के साथ। ठीक है, अब आगे जाके तो ये बहुत सा चीज हम पढ़ेंगे, लेकिन P2 समझ में आ गया। मोमेंटम उसी बस का कुछ अलग पॉइंट में, P1 यानी कि उसी का मोमेंटम, कोई बस का मोमेंटम किसी एक पॉइंट में, ये दोनों का डिफरेंस टाइम के अनुसार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के साथ। कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। क्या है एग्जांपल्स? क्रिकेटर जब कैच करता है, सपोज ये विराट कोहली है, ठीक है, विराट कोहली जब बॉल आ रहा है और कैच करता है, तो कैच करके क्या करता है, तुरंत हाथ को नीचे कर देता है। क्यों नीचे करता है? तब जब नीचे करेगा तो उसका जो वेलोसिटी है बॉल का, ये वेलोसिटी डिक्रीज होगा। वेलोसिटी डिक्रीज होते ही एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। एक्सेलरेशन डिक्रीज होते ही जो फोर्स है इसमें, जो फोर्स है वो भी डिक्रीज हो जाएगा और उसी कारण वो स्टॉप हो जाएगा। अगर वो हाथ को नीचे नहीं करता तो उसको ज्यादा फोर्स लगता इस बॉल को स्टॉप करने के लिए। बात समझ में आया? तो इसको पढ़ के बता देते हैं। ए क्रिकेटर व्हेन कैच ए बॉल पुल इट हैंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, पुल करके बैकवर्ड डायरेक्शन ले आता है, टू गिव सम टाइम टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, तो पीछे लाके कुछ समय देता है ताकि डिक्रीज हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द बॉल, बॉल का वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। एज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। एज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल डिक्रीज द फोर्स exerted on catching the moving ball also decrease, एक्सेलरेशन कम होने के कारण फोर्स जो है बॉल में वो भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर नहीं करता वो हाथ को नीचे, इफ द क्रिकेटर वुड ट्राई टू स्टॉप द मूविंग बॉल सडनली, अगर सडनली वो ट्राई करता मूव हुआ बॉल को स्टॉप करने के लिए, ही वुड हैव टू अप्लाई ए लार्जर फोर्स, उसको बहुत फोर्स देना पड़ता उस बॉल को स्टॉप करने के लिए। बात समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मैथमेटिकली डिराइव करते हैं इस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलना चाहता है। सपोज एन ऑब्जेक्ट, यही है वो ऑब्जेक्ट, कौन है? कार है। मास m, इसका मास कितना है? m है। मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अब ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u, u से मैंने शुरू किया, ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वो मूव कर रहा है। फाइनल वेलोसिटी v, अब गाड़ी जब जा रही है ये बस, तो कहीं पे पहुंचेगी, मान लो कि जो इधर वो पहुंचा उधर ने बस, तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा कितना होगा? v होगा। कार यहां से यहां तक आया, ये कार है मेरा, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? v होगा। ये दोनों यहां से यहां पहुंचने के लिए कितना टाइम टेक किया? t सेकेंड। कितना टाइम टेकन किया? t सेकेंड। तो टाइम t बाय कौन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स f, बिना फोर्स का तो गाड़ी चलने वाला है ही नहीं, तो फोर्स कितना है? अप्लाइड फोर्स F है। थ्रू आउट द टाइम t, ये पूरा इतना टाइम तक फोर्स F ही अप्लाइड हुआ। अब मोमेंटम निकलेगा, यहाँ पे m है और u है, तो मोमेंटम यानी कि P1 पोजीशन में मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी u है, तो P1 यानी कि ये 1 पोजीशन है, तो यहाँ पे हो जाएगा mu। ये सेकेंड पोजीशन है, कार यहां तक पहुंचा t सेकेंड में, तो यहां पे मोमेंटम कितना होगा? मास तो सेम रहेगा, कार का मास तो चेंज होने वाला है नहीं, जितना डिस्टेंस भी वो कवर कर लेगा, तो मास m ही है, लेकिन वेलोसिटी v हो गया, तो P2 में मोमेंटम कितना हो जाएगा? mv। तो ये सारा चीज इसने लिखा हुई चीज को,
थ्रू आउट द टाइम टी द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी P1 इज इक्वल टू mu, कैसे हुआ हमने बताया। P2 इज इक्वल टू mv, ये भी कैसे हुआ मैंने बताया। ठीक है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। ये चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 है। ठीक है, ये इसको अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हम लिखेंगे नहीं, डेफिनेशन के हिसाब से हम पूरा बढ़िया से समझा देंगे। तो P2 माइनस P1 ये हो गया। P2 के बदले में हमने क्या डाला, mu, तो P2 के बदले में हमने डाला mv, P2 के बदले में डाला हमने mv। P1 के बदले में हमने क्या डाला, mu, दोनों में m अगर कॉमन आ जाएगा तो क्या रहेगा, v माइनस u रहेगा। ठीक है, ये है चेंज इन मोमेंटम। जब हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि टाइम के अनुसार कितना चेंज होता है, तो यानी कि इतना डिवाइडेड बाय टी, वही सेम चीज लिखा हुआ है, m इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। फिर से m इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, सेम चीज लिखा था, फिर ओनली टी डिवाइड हुआ, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है उसको फोर्स बोला जाता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। ये वाला चीज ऊपर में लिखा हुआ है, देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड ऑन बैलेंस फोर्स। तो यही तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो यही जो चीज है। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ होगा, फोर्स के साथ। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। बात समझ में आया, डेफिनेशन का अनुसार आपको समझ में आ गया होगा पूरा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इतना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स के साथ हुआ। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है और उसको जब इक्वल कन्वर्ट करते हैं, इक्वल की सिंबल में जब इक्वल करते हैं, एक तो कांस्टेंट ऐड होता है, और कांस्टेंट हो गया यहाँ पे के। कांस्टेंट क्या है, के। आपको याद होगा, पहले थोड़ा सा याद दिला देते हैं। मान लो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा v माइनस यू बाई टी, ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। हमने मोशन चैप्टर में ये पढ़ा था। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी। इसी कारण v माइनस यू बाई टी को हमने क्या लिखा, a लिखा, क्योंकि a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो हो गया k m और ये हो गया a। तो फोर्स इज इक्वल टू k तो कांस्टेंट है, फॉर k इज इक्वल टू 1, k 1 जब हो जाएगा तो f क्या होगा, f इज इक्वल टू m a। ये होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एक फॉर्मूला, f इज इक्वल टू m a। ठीक है, तो क्योंकि k इज इक्वल टू 1 हमने लिया था। द यूनिट ऑफ फोर्स k इंटू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सपोज k करो 1 तो कितना हो जाएगा वो यूनिट ना, यूनिट हो जाएगा kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम इसको लिख सकते हैं kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है, और इसको न्यूटन भी बोला जाता है। तो फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू ma। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बताता है, समझते हैं बात को। एग्जाम्पल्स पहले हम लेते हैं, जब एग्जाम्पल्स लेंगे आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स, ये एक बिल्डिंग है, क्या है ये एक बिल्डिंग हमने बनाया, और इस बिल्डिंग का ऊपर तुम खड़े हो, और खड़े होके क्या करे, उस बॉल को पकड़े हो। यहाँ पे एक बॉल है और इस बॉल को पकड़े हो। कौन सा बॉल है, ये टेनिस बॉल है। अब इस टेनिस बॉल को नीचे तुमने फेंक दिया, क्या किया, नीचे फेंक दिया। नीचे फेंकने के बाद ये जमीन है, ये तुम्हारा अर्थ है, और इस अर्थ में जब फेंके तो ये नीचे आके रेस्ट हो जाएगा, या एक नंबर पॉइंट है रेस्ट हो जाएगा, या बी में मोशन करेगा अपवर्ड्स। क्या सही है, रेस्ट हो जाएगा ए, या बी मोशन हो जाएगा अपवर्ड्स।
99% बोलेंगे बी होगा, क्योंकि बॉल टेनिस का है, ड्रॉप करते ही फिर ऊपर उठेगा। क्यों उठा? जब नीचे से ऊपर से नीचे आया, हमको समझ में आया कि जो एक तो नीचे होता है तुम्हारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी कारण उसको नीचे खींचा और नीचे आया, ये तो समझ में आया। लेकिन नीचे से फिर ऊपर ऊपर कैसे गया? नीचे से ऊपर कौन फोर्स दिया? फोर्स दिया तुम्हारे ही जमीन एक तो फोर्स दिया। इस जमीन कैसे फोर्स देता है? यही चीज तो न्यूटन थर्ड लॉ समझाता है। बात समझ में आया? और एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कार जा रही थी, सामने एक दीवार आया, रात था, अंधेरा था, दिखाई नहीं दिया, और जाके टकराया। टकराते ही ये दीवार का कुछ पर्सन टूट गया। ये समझ में आता है दीवार का कुछ पोर्शन जो है टूट गया, क्योंकि गाड़ी का स्पीड था, वेलोसिटी था, गाड़ी ने बहुत लंबा एक तो बहुत बड़ा एक तो फोर्स दिया, उसी कारण दीवार का आधा पोर्शन टूट गया। लेकिन देखा गया कार का जो आगे का हिस्सा है, जो कार का आगे का हिस्सा है वो भी टूट गया है। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि कार का आगे का पोर्शन कैसे टूटा, क्यों टूटा भाई? हमने दीवार टूटा ये समझ में आया क्योंकि कार ने एक अच्छा खासा फोर्स दिया, इसी कारण टूट गया। लेकिन कार का सामने वाला कैसे टूटा? कौन कार को फोर्स दिया? ये फोर्स दिया दीवार, और वो उल्टा फोर्स दिया, ऑपोजिट फोर्स दिया, उसी कारण ये तुम्हारा जो कार है, कार का आगे वाला पोर्शन ये वाला टूट गया। अब बात समझ में आया? न्यूटन इसी दो एग्जाम्पल्स को लेके एक तो स्टेटमेंट दे दिए, और थर्ड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये जो कार जा रहा था, ये जो फोर्स दिया, इसको बोलते हैं एक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? एक्शन फोर्स। लेकिन दीवार भी उल्टा कार को एक फोर्स दिया, उस फोर्स का नाम क्या है? रिएक्शन फोर्स। बॉल नीचे आया, इसको बोलते हैं एक्शन फोर्स। जमीन ने फिर बॉल को ऊपर एक फोर्स दिया और ऊपर चला गया, वो इसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। बात समझ में आ गया? तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये दोनों का जो रिएक्शन है इक्वल होगा एंड ऑपोजिट होगा। बात समझ में आया? एग्जाम्पल्स, ए बॉल व्हेन हिट द ग्राउंड, एक बॉल जब हिट करता है ग्राउंड, बाउंस बैक विथ ए सर्टेन फोर्स रिएक्शन, वो बाउंस बैक करेगा सर्टेन फोर्स रिएक्शन से, उतना ही फोर्स दिया जाएगा, इसीलिए वो बाउंस बैक करता है। थर्ड लॉ समझ में आ गया पूरा बढ़िया से? आते हैं और क्लियरली समझते हैं थोड़ा। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट व्हेन ए ऑब्जेक्ट एक्सर्टेड ए फोर्स टू अनदर बॉडी, जब एक ऑब्जेक्ट एक्सर्टेड ए फोर्स टू अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली एक्सर्टेड ए फोर्स बैक टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। इंस्टेंटली वो जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है ये भी एक फोर्स देता है पहले ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये पहला ऑब्जेक्ट है, इसने इंपैक्ट किया, और ये भी एक फोर्स दे देता है पहला वाला ऑब्जेक्ट को। दिस फोर्स एक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑलवेज। इन द अदर हैंड एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम बोल सकते हैं एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन एक चीज यहां पे आता है, क्या बोलता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट आर सेम। जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है, यहां पे जितना फोर्स दिया, इसको थोड़ा मिटा देता हूं और क्लियरली मैं समझाता हूं। ये लाइन को बढ़िया से समझो, क्योंकि ये आगे जाके आपको फिर दरकार होगा। एक मिनट रुक। हाँ, अब ये फोर्स दिया, एक्शन फोर्स दिया, दीवार ने फिर एक फोर्स दिया, इसका नाम है एक्शन फोर्स, और ये हो गया रिएक्शन फोर्स। एक्शन फोर्स जो होता है वो एफ होता है, रिएक्शन फोर्स जो होता है वो भी एफ ही होता है, ये भी एक फोर्स होता है। ये दोनों जो फोर्स है ये सेम हो जाएगा, ये दोनों जो फोर्स है सेम होगा, ये बोलता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्ट अपॉन द ऑब्जेक्ट्स आर सेम, but the acceleration produced in them may or may not be same। हो सकता है ये जो फोर्स तो सेम होगा, लेकिन एक्सेलरेशन सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। फोर्स के कारण हमेशा एक वेलोसिटी होता है,
वेलोसिटी के कारण हमेशा एक तो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। जब ये फोर्स दे रहा है यानी कि एक वेलोसिटी भी क्रिएट होगा, तभी वो पीछे जाएगा, और एक एक्सेलरेशन भी क्रिएट होगा। लेकिन जो ये एक्सेलरेशन एक्शन केस में था वही एक्सेलरेशन रिएक्शन केस में होगा, वो हो सकता है नहीं भी हो सकता है। वो चीज पूरा क्लियरली मेंशन किया। तो पहले तो बोला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्ट अपॉन द ऑब्जेक्ट आर सेम। फोर्स तो दोनों में सेम होगा, यहाँ का फोर्स इज इक्वल टू यहाँ का फोर्स तो सेम होगा। एक्शन है ये और ये रिएक्शन है, ये दोनों फोर्स तो सेम होगा बताया। लेकिन बट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन देम, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है ये दोनों फोर्स के कारण में और मे नॉट बी सेम, ये हो सकता है सेम हो सकता है सेम ना भी हो, बिकॉज द ऑब्जेक्ट हैज डिफरेंट मासेस। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो मास है, इसका जो मास है, ये दोनों मास सेम नहीं है। नहीं होने के कारण ये एक्सेलरेशन सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसको एक एग्जांपल्स लेके देखते हैं कि कैसे हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल्स, ये एक तुम हो, इसका नाम है ए, और ये जो है तुम्हारा क्या बोलते हैं, स्केट बोर्ड बोलते हैं। स्केट बोर्ड का मतलब होता है कि जो स्केटिंग करते हैं, इसमें स्केट करता है। तो एक हाथ में बंदूक रखे हो और फायर किए तुम इस डायरेक्शन में। जब फायर करते हो तो तुम बैक चले जाओगे, तुम भी एग्री करते हो, बैक चले जाओगे। लेकिन ये जितना वेलोसिटी में जाएगा इतना वेलोसिटी में ये नहीं जाएगा। ये जो बैक आ रहा है ये भी तो एक वेलोसिटी है। आगे अगर जा रहा है तो v1 है, पीछे अगर जा रहा है तो v2 है। लेकिन v1 इज इक्वल टू v2 होगा क्या? नहीं होगा। इसी कारण एक्सेलरेशन जो होगा क्रिएट यहां पे और पीछे भी जब जाएगा तो ये भी एक एक्सेलरेशन होगा, ये दोनों भी सेम नहीं होगा। बंदूक के केस लेते हैं। जब एक गोली मारता है, जितना वेलोसिटी में जितना एक्सेलरेशन में वो जाता है, पीछे भी जाता है बंदूक, क्या उतना ही एक्सेलरेशन में जाता है? नहीं। आगे जितना एक्सेलरेशन में जाता है उसको अगर A1 लेते हैं, पीछे भी तो बंदूक आ जाता है ना, तो पीछे जब आता है तो एक्सेलरेशन हुआ। उसको अगर A2 लेते हैं तो A1 इज नॉट इजिकल टू A2। ठीक है। व्हेन ए बुलेट फायर फ्रॉम ए गन, जब बुलेट फायर करता है गन से, द गन ओनली मूव ए लिटिल फॉरवर्ड विथ ए बुलेट कैन ट्रेवल ए लार्ज डिस्टेंस। This is because the difference in the masses of the bullet and gun, ये मास जो है बुलेट का और गन का सेम नहीं होता है। इसी कारण ये बुलेट का जो एक्सेलरेशन है और जो तुम्हारा बंदूक का जो पीछे आने का जो एक्सेलरेशन है, दोनों सेम नहीं होता है। बस समझ में आ गया होगा बढ़िया से क्लियरली। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या फिर इसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या चीज़ है, बढ़िया से समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, चलो मैंने हेडिंग कर दिया इस चीज़ को। सपोज करो दो बॉल है। ठीक है, ये एक बॉल है जिसका नाम हमने दिया A, और ये एक बॉल है जिसका नाम दे दिया मैंने B। ये दोनों मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ये चार बॉल नहीं है, ये दो ही बॉल है। दो बॉल जा रहा है। सपोज यहाँ का जो बॉल का जो मास है वो m1 है और B बॉल का जो मास है वो m2 है। u1 है वेलोसिटी, इस बिग बड़ा जो है A बॉल का वेलोसिटी u1 है, और ये जो छोटा सा बॉल है B नाम है, इसका जो वेलोसिटी है ये u2 है। बिफोर कलीजन का मतलब है कि टकराना। मान लो u1 इसका यानी कि इसका वेलोसिटी बड़ा है, किससे? इससे। इसका जो वेलोसिटी है इससे बड़ा है। जब बड़ा होगा तो जाते जाते कुछ देर में क्या होगा, वो कॉलिजन करेंगे। ड्यूरिंग कॉलिजन यानी कि बिफोर कॉलिजन ये पार्ट है, कॉलिजन होने से पहले कॉलिजन हुआ। कॉलिजन का मतलब है टकराना, तो ये टकराया, फिर टकराने के बाद ये सिनारियो हुआ। ये तीन पार्ट हम समझते हैं। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं इस चीज पे
कि बिफोर कॉलिजन में क्राइटेरिया हमने सुन लिया। तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट, इसका और इसका मोमेंटम अलग निकलेगा, ये दोनों का सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कॉलिजन से पहले, ये हो गया बिफोर कॉलिजन, लिखा भी है बिफोर कॉलिजन से पहले जो भी होगा मोमेंटम दोनों का सम रिमेन सेम होगा आफ्टर कॉलिजन भी वही मोमेंटम रहेगा जितना बिफोर कॉलिजन था, सम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। अगर देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट अपॉन देम, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स कुछ भी अप्लाई नहीं होता है तो ये दोनों बिफोर कॉलिजन जितना भी मोमेंटम था, सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन भी सम ऑफ मोमेंटम उतना ही रहेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, बात समझ में आ गया। अब आते हैं, लेट टू बॉल्स ए एंड बी हैविंग सर्टेन इनर्शिया वेलोसिटी, इसका इनर्शिया है, कुछ वेलोसिटीज है, कोलाइड ईच अदर, ये दोनों टकराया। कंडीशंस बिफोर द कॉलिजन, ये सारे बिफोर कंडीशन और आफ्टर कंडीशन के बारे में दिया गया है, ये सारा चीज हम अभी पढ़ेंगे। देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन देम, इसमें कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। द इनिशियल वेलोसिटी ए इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी बी, यू हो गया तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी किसका? ए का, और भी हो u1 हो गया इनिशियल वेलोसिटी b का। सपोज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a यानी कि u1 इज ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b, यानी कि u1 इज ग्रेटर देन u2। सपोज क्या होगा इसका कंडीशन अभी हम पढ़ेंगे एक एक करके। यहाँ पे पूरा एकदम बॉक्स बना के दिया हुआ है। द मोमेंटम ऑफ ए बॉल बिफोर कॉलिजन, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल टू एम भी था, P यानी कि वेलोसिटी होता था। यहाँ पे हमने वेलोसिटी u1 लिए हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है। तो ए बॉल कौन सा है? ये है ए बॉल। ए बॉल का मोमेंटम कितना है? मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया एम भी, यानी कि एम ए, क्योंकि ए है हमने ए का लिया इसीलिए हमने लिया ए, एम ए यू ए, क्योंकि भी के बदले में लिया हमने ए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मोमेंटम ऑफ बॉल ए बिफोर कॉलिजन। देखो इधर हो गया बिफोर पार्ट, बिफोर कॉलिजन। वैसे मोमेंटम ऑफ बॉल आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन का बाद ये हो गया आफ्टर कॉलिजन। यहाँ पे मास क्या है? m1 है, वेलोसिटी कितना है? v1 है, यानी कि p क्या होता है? m v होता है, यानी कि 1, यहाँ इसको अगर a लेते हैं तो पी ए क्या हो जाएगा? एम ए पी ए, तो ये चीज तो है एम ए भी है। मोमेंटम ऑफ बॉल बिफोर कॉलिजन कौन सा है? ये बॉल, इसका क्या हो जाएगा वैल्यू? पी एम बी यू पी, क्योंकि अगर ये एम ए यू ए हो सकता है तो एम बी यू बी हो सकता है। वैसे मोमेंटम ऑफ द बॉल आफ्टर कॉलिजन, यहाँ पे आफ्टर कॉलिजन में क्या हो जाएगा? पी बी इज इक्वल टू एम बी भी बी होगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। द मोमेंटम ऑफ अ बी आफ्टर कॉलिजन, यू हो गया था, ये वी होगा। ठीक है, भी एम बी भी बी, बात समझ में आ गया। अच्छा, कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, अभी थोड़ा देर ऊपर में, कि अपना जो फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू, हमने क्या बोला था? एम ए बोला था। ठीक है कि नहीं? अच्छा, एम ए को हम क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू बाई टी भी लिख सकते हैं। एफ इज इक्वल टू एम ए के बदले में हम लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल भी बोलते थे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए के लिए क्या हो जाएगा? सारे में ए हो गया, देखो एम ए यू ए सॉरी v ए यू ए बाई टी। फोर्स ऑफ एक्शन एफ वी का मतलब क्या है कि जो ये ए जो है बी को जो फोर्स देगा वो हो गया तुम्हारा एफ ए बी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए, हमने ये डेफिनेशन कैसे निकला, कहाँ से आया, ये डेरिवेशन मैंने बता दिया थोड़ा देर पहले। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी क्या हो जाएगा? ये सारे एम बी हो जाएगा, भी बी हो जाएगा, यू बी हो जाएगा। देखो ये सारा चीज हो गया, यानी कि बी ए को जो फोर्स दे रहा है, बी ए को जितना फोर्स दे रहा है वो हो गया तुम्हारा ए
कॉलिजन का टाइम पे ए बी को देगा और बी ए को देगा, तो ए बी को जो फोर्स दिया वो हो गया तुम्हारा एफ ए बी, और एफ बी ए ने क्या फोर्स दिया, जिसने बी ने ए को फोर्स दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या बोलता है, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, तो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है तो सिग्नेचर साइन चेंज हो गया, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट फोर्स है, एफ बी ए जो है ऑपोजिट फोर्स है, इसी कारण क्या हो गया तुम्हारा ऑपोजिट के सिंबल माइनस हो गया, और दोनों इक्वल होंगे, ये तो हम थर्ड लॉ में पढ़ा था, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। चलो अब डेरिवेशन को पढ़ते हैं। एफ ए बी के बदले में हमने यहाँ पे सारा एफ ए बी का ये पार्ट लिखा, क्योंकि एफ ए बी जो है यही चीज है, तो ये हमने एम ए ब्रैकेट भी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाई टी लिखा, एम ए ब्रैकेट भी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ये क्यों हुआ है हमने बताया अभी। अच्छा, एफ बी ए जो होता है ये हो गया तुम्हारा एफ बी ए पार्ट, इतना इज इक्वल टू माइनस तो माइनस रहेगा, एम बी ब्रैकेट भी बी माइनस यू बी डिवाइडेड बाई टी। देखो ये सारा चीज मैंने लिख दिया। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इंटू हो जाएगा। अच्छा, टी टी तो पहले कैंसिल आउट हो गया, दोनों साइड टी टी है तो टी का कोई मतलब नहीं है, टी टी कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो एम इंटू भी है, एम ए इंटू भी है, एम ए इंटू यू ए, एम ए इंटू यू ए, माइनस का सिंबल था माइनस रहा, इज इक्वल टू माइनस एम बी माइनस भी बी, तो माइनस एम बी इंटू भी बी हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो एम बी प्लस यू बी, एम बी प्लस यू बी। ठीक, सही बात है। अब क्या करेंगे, यहां पे देखो एम ए यू ए है, एम ए भी ए है, और यहां पे तुम्हारा हो गया एम बी भी बी। ये पार्ट को मैं इस साइड ले आया, तो ये माइनस है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस हो गया, एम ए भी ए प्लस एम बी भी बी, एम बी भी बी ये माइनस था इस साइड आ गया तो प्लस हो गया, इजिकल टू का राइट साइड में क्या था, एम बी भी बी, एम बी यू बी, तो एम बी यू बी तो ऐसे ही रहा, और ये जो माइनस पार्ट था इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस एम ए यू ए। तो यानी कि ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट साइड का प्लस इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ लेफ्ट साइड का सम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द राइट साइड का सम सेम हुआ, तो मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ये पार्ट को अगर थोड़ा सा रिवाइंड करके अगर बढ़िया से देखोगे तो हो सकता है और भी क्लियर समझ में आ जाए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हो, अगर हमारे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो, अब हमारा एप्लीकेशन लॉन्च है, अगर हमारा एप्लीकेशन अगर आप देखना चाहते हो सारा कंटेंट्स उसमें है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो हमको व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारा फेसबुक पेज दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे फेसबुक ग्रुप के थ्रू आप हमारे मेंबर भी बन सकते हो। फिर से तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच।